हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं राहुल परमार आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप समय का बेहतर यूज़ कर पा रहे होंगे और एक इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि जो भी JIB एस्पिरेंट्स हैं, CIB एस्पिरेंट्स हैं, तो एक बैंकर के लिए टाइम मिलना बहुत बड़ी बात रहती है और ऐसे में अल्टरनेट डेज जो भी जा रहे हैं उनके लिए टाइम है अच्छा खासा कि आप इसमें अपने आप को टाइम दे सकते हैं स्टडी के लिए और आने वाले पेपर में बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस स्टडी से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, यानी कि ये वीडियो आपको 5 मार्क्स CIB के एग्ज़ाम में दिलाएगी। और CIB जैसे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स किसी एक क्वेश्चन पर आना बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सबसे हेल्पफुल होने वाली है। इससे रिलेटेड थोड़ा पार्ट मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें दे रखा है कि क्वार्टर वाइज डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप लोन रिकवरी फॉर द लास्ट 5 ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रूरल ब्रांच ऑफ पी और पॉपुलर। मतलब एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा जिसमें एक आंकड़े दिए होंगे, जैसे यहाँ क्वार्टर वाइज दे रखा है क्रॉप लोन रिकवरी का डेटा फॉर द लास्ट 5 ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रूरल ब्रांच पी पॉपुलर बैंक इज गिवन एज अंडर। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ 3 साल का ही दे रखा है, 2012, 13, 14, पहला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। अब आपसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सीजनल इंडिसेस बाय द रेशियो टू मूविंग एवरेजेस मेथड। तो ये जो रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीजनल इंडिसेस कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ रेशियो टू मूविंग एवरेजेस मेथड, और ये आपको गिवन डेटा दे रखा है। अब इस प्रकार से जब क्वेश्चन दिया रहता है तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी होती है और फिर आपके सामने 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन और इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अब पहली चीज़ तो ये है कि इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे मुझे कितना फाइंड आउट करना और फिर जो आगे क्वेश्चन दिए होंगे उसको कैसे करना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो मेरे को दे रखा है, ईयर मेरे पास है 2012, 13, 14 और ये 4 क्वार्टर है, तो हर साल में 4 क्वार्टर हो गए। उसके बाद ये आपका ऑलरेडी दे रखा है उसमें। अब आपको करना क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको पहले, मतलब इसमें आपको पहले आपको 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल निकालना है। 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल का मतलब कि आप इसका 4-4 करके टोटल करेंगे। 4-4 करके मतलब पहले आपने टोटल करा दिस वन 15, 20, 30, 15, 20, 30, 20 तो 85 आया। उसके बाद फिर आपने यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करा, फिर 90 आया। उसके बाद फिर आपने 30 से 25 करा, फिर 95 आया। उसके बाद फिर आपने 20 से 35 करा, फिर 100 आया। ऐसे 4-4-4-4। और आप देखिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ @ जो लिखा है उससे इस चीज़ को मैंने मेंशन करा है कि टोटल कैलकुलेशन कैसे आई। ये देखिए, तो मैं ये चीज़ पहले वीडियो में भी बहुत ज़्यादा डीपली मैं समझा चुका हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर दोबारा नहीं दूंगा। उसके बाद फिर आपने टोटल करने के बाद अब आपको एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपने 4 टोटल किए हैं तो डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 4, तो इसको डिवाइड बाई 4 करा तो ये आया, इसको डिवाइड बाई 4 करा तो ये आया। इस तरीके से जितने भी नंबर हैं इनको 4 से जब डिवाइड करोगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। फिर आपको क्या काम करना है कि जैसे आपने इसमें 4-4 लेकर के प्लस किया था, इसी तरीके से अब आपको क्या करना है कि अब आप 2-2 टोटल लेंगे। मतलब इन दोनों का अगर आपने टोटल लिया तो 43 आया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का टोटल लिया तो ये आया, फिर इन दोनों का टोटल लिया तो ये आया, फिर इन दोनों का टोटल लिया तो ये, ऐसे करके आप जो 2-2 वैल्यू हैं वो प्लस करेंगे। और इस तरीके से जब आप इसको प्लस करोगे 2-2 को तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपने इसमें आपने इन दोनों को प्लस करा तो ये वैल्यू आया, इन दोनों को प्लस करा तो सिंपल है। उसके बाद आपने जैसे इसमें करा था ना कि आपने 4-4 लिया था, प्लस आया था, फिर आपने एवरेज निकाला था, फिर आपने ऐसे ही 2-2 वैल्यू लिया, वो आया, फिर आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज मतलब
सिंपल सी बात है, अगर आपने दो दो वैल्यू ली थी तो डिवाइड बाई 2, एवरेज जो रहेगा वो 2 से डिवाइड करके आ जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करा तो ये आया। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको 2 स्टेप करना है। पहले आप 4 वैल्यू ले लीजिए, उनको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और जब आपने 4 वैल्यू लिए तो एवरेज मतलब कि जो भी वैल्यू आई है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। फिर उसी वैल्यू को आप दो दो करके प्लस कर दीजिए, और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है, दो दो प्लस मतलब एक छोड़ के फिर दो प्लस, एक छोड़ के फिर दो प्लस, फिर एक छोड़ के दो प्लस, और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है उसका एवरेज ले लीजिए, मतलब उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अगर मैं बात करूँ रेशियो टू मूविंग एवरेज वैल्यू की, और ये जो वैल्यू आई है जिसको आपने एवरेज 2 लिया है, इसको आपने यहाँ मेंशन किया है टी, ठीक है। तो रेशियो टू मूविंग एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है y डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई टी इंटू 100। अब t तो ये आपका आ गया, ये सारी वैल्यू जो है वो t है। अब y की बात करी जाए तो ये आपका वैल्यू y है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है, कहाँ आ गए हम लोग, हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि इसमें y में हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। अब आप देखिए, अगर मैं t की बात करूँ तो हमारे पास t की कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 वैल्यू है t की। और अगर मैं y की बात करूँ तो हर क्वार्टर की है, इसका मतलब 12 वैल्यू है। तो 12 वैल्यू हमारे पास y की है, t की सिर्फ 8 वैल्यू है, तो y की भी हमें 8 वैल्यू लेनी है। ऐसे में इक्वली हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू ऊपर की छोड़ देंगे और 2 वैल्यू नीचे की छोड़ देंगे। यानी कि जो आप y लेंगे वो 30 कंसिडर करेंगे। मतलब 30, आप देखिए मैंने मेंशन भी कर रखा है इधर कि 137.14 कैसे आया। तो मैंने 30 लिया है, 30 डिवाइडेड बाई 21.875 इंटू 100, तो ये मेरा आया। इसी तरीके से 20 डिवाइडेड बाई 23.125 इंटू 100, तो ये आएगा। तो इस तरीके से आपने क्या काम करा कि ऊपर की 2 वैल्यू छोड़ दी और नीचे की 2 वैल्यू छोड़ दी, क्योंकि आपके पास t की वैल्यू सिर्फ इतनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे वैल्यू आई। तो रेशियो टू मूविंग एवरेज किस तरीके से आया, क्या फाइंड आउट। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो काम है हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा इट विल टेक 2 मिनट्स। पहले आपने 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल निकाला, फिर आपने उसका एवरेज निकाला। सिंपली आपके पास कैलकुलेटर रहता है तो कैलकुलेशन कोई बड़ी आपके लिए टास्क नहीं है। तो मतलब 4 से डिवाइड कर दिया उस वैल्यू को, फिर आपने 2 पीरियड मूविंग टोटल निकाला, दो दो, एक छोड़ के 2 वैल्यू, एक छोड़ के 2 वैल्यू टोटल लिया, फिर आपने उसका एवरेज ले लिया, डिवाइड बाई 2 करा। और उसके बाद जब आप रेशियो टू मूविंग एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आपको y की वैल्यू को, जो t की वैल्यू आई है जिसमें आपने एवरेज बाई 2 लिया था, उसको इंटू 100 करके तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आगे, अच्छा ये जो है ये कैलकुलेशन है जो मैंने यहाँ आपको समझाया है, ये मैंने आपको दिखाया है कि कैसे कैलकुलेशन करी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, बेस्ड ऑन द अबव वी कैन कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस। अब ये जो हमारा है वो सीजनल इंडिसेस आया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने वैल्यू देखी थी ना लास्ट स्लाइड में कि हमारा 137.86 आया, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ऊपर के 2 क्वार्टर को छोड़ दो, नीचे के 2 क्वार्टर को छोड़ दो। मतलब 2012 की बात करी जाए तो 2012 के 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर का सीजनल इंडिसेस ये आ रहा है। 2013 की बात करें तो उसके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर का सीजनल इंडिसेस ये आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात करें तो पहला और दूसरे क्वार्टर का सीजनल इंडिसेस ये आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ से निकल के आया और वही मैंने यहाँ मेंशन करा है। आप देख सकते हैं कि 2012 में 3rd क्वार्टर, 4th क्वार्टर, फिर 2013 में तो चारों क्वार्टर का सीजनल इंडिसेस आया है, 2014 में सिर्फ पहला और दूसरा क्वार्टर आया है। और हमने क्या काम करा कि इतना अलग अलग क्वार्टर का जो आया है हमने मॉडिफाइड एवरेज, मतलब इन सबको टोटल कर लिया, मतलब इन सबको टोटल करके हमने दिस वन। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि देखिए कि जिस तरीके से आ रहा है, आपने पहले इसको रख दिया कि भाई पहले क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर का, 3rd क्वार्टर का क्या है। अब इसमें इन्होंने क्या करा है कि प्लस कर दिया। मतलब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है इसका ये टोटल है, फिर ये जो वैल्यू आ रहा है ये इसका टोटल है,
इसी तरीके से ये जो वैल्यू आ रहा है इसका टोटल है, और ये जो वैल्यू आ रहा है ये इसका टोटल है। तो टोटल लेने के बाद आपने मॉडिफाइड एवरेज यानी कि जैसे ये 2 का टोटल है तो इसको 156 को 2 से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, इसी तरीके से ये भी, तो आपने एवरेज निकाल लिया जो कि डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा। तो सिंपल है कि जब आपने इसको रखा, जो भी आपने कैलकुलेट करा था रेशियो टू मूवी एवरेज, उसके बाद जब आपने इसका एवरेज निकाल लिया और इन सब को जब आप टोटल करोगे तो ये आएगा 409.15, यानी कि जो मॉडिफाइड एवरेज का टोटल करोगे तो 409.1। अब हमें इसमें क्या करना है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ जो भी टोटल आ रहा है और टोटल के बाद एवरेज लिया यानी कि 78.235, तो हमें एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस निकालने के लिए उस 78.235 को डिवाइड करना होगा एवरेज ऑफ 409। टोटल का जो टोटल आया 409.15, उसका भी एवरेज निकालेंगे। तो 4 डिजिट्स को हमने प्लस करा है, 4 अलग अलग, ये देखिए ये वाला, इन सब चारों को प्लस करने के बाद 409.15 है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो 102.275 आएगा उससे हम 78.235 को डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो उसके बाद जो वैल्यू उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ मेंशन भी करा है कि 409.15 को कैसे करा, एंड यूज़ दिस करेक्शन फिगर फैक्टर टू कैलकुलेट एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। देखो उसका नाम ही मूविंग एवरेजेस है, तो मूविंग एवरेजेस मतलब जहाँ आपको एवरेज, हर चीज़ में एवरेज निकालना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी जो भी वैल्यू आई थी आपने उसको यहाँ फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, उनको आपने प्लस करा, और प्लस करने के बाद जो टोटल आया उसका एवरेज निकाला। फिर सभी क्वार्टर का जो एवरेज निकालने के बाद जो टोटल आ रहा है उस टोटल को भी आपने एवरेज निकाला, और उसके बाद जो मॉडिफाइड एवरेजेस की वैल्यू आ रही थी उसको आपने टोटल के एवरेज से डिवाइड करा और इनटू 100 करा। ये तो आपका आ जाएगा एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। तो यहाँ आया है 76.48, यहाँ आया है 103.56, यहाँ आया है 132.21, और यहाँ आया है 87.75। और यही यहाँ इसमें दिया भी गया है कि एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस इस Q1 का इतना, Q2 का इतना, Q3 का इतना, Q4 का इतना। तो आगे देख लेते हैं यूज़ ऑफ सीजनल। अब इसमें बताया गया है कि सीजनल इंडेक्स का यूज़ क्या है। तो यहाँ दे रखा है द अबव एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस रिफ्लेक्ट्स द सीजनल वेरिएशंस फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर। To remove these seasonal variations, this time series data can be deseasonalized in the following manner. Okay. अब एक्चुअल वैल्यू इन द सीरीज एप्रोप्रिएट सीजनल इंडेक्स इन परसेंटेज। तो एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए अगर बात करी जाए, जैसे इसमें दे रखा है कि क्वार्टर वाइज डीसीजनलाइज्ड वैल्यू ऑफ ओरिजिनल रिकवरी डेटा फॉर 2012 इज इतना। तो 2012 का जो दे रखा था कि फर्स्ट क्वार्टर का इतना है, सेकंड क्वार्टर का इतना है, थर्ड क्वार्टर का इतना है, फोर्थ क्वार्टर का इतना है, और हमारा जो एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस आया है फर्स्ट क्वार्टर का 76.48, सेकंड क्वार्टर का 103.56, थर्ड क्वार्टर का इतना, फोर्थ क्वार्टर का इतना। तो अब देखिए फर्स्ट क्वार्टर का, अब इसमें करना क्या है आपको कि जो आपका मतलब क्वार्टर वाइज डीसीजनाइज्ड वैल्यू ऑफ ओरिजिनल रिकवरी डेटा फॉर 2012 का इतना दे रखा है। तो जब इसमें आप निकालेंगे, यानी कि देखिए फर्स्ट क्वार्टर का, अब इसमें क्या होता है ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक कन्फ्यूजन आता है कि यार ये आ गया उसके बाद ये क्या करा है, फर्स्ट क्वार्टर का जो वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई 76.48 इंटू 100, और ये क्या है। तो देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ मैं आपको थोड़ा बता दूँ, फिर हम पीछे आएंगे। जैसे इस पर आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा कि सपोज द ब्रांच मैनेजर ऑफ, ये क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं फिर से पीछे स्लाइड पे जाऊंगा, आपको ये बता रहा हूँ कि वो हमने क्या किया है। सपोज द ब्रांच मैनेजर ऑफ दिस branch estimates from the deseasonalized trend line that the deseasonalized average recovery in the fourth quarter of year 2015 will be 23.20.
ओके, जो ब्रांच मैनेजर है बैंक का, उसने डी सीजनलाइज ट्रेंड लाइन से एस्टिमेट किया है कि जो डी सीजनलाइज एवरेज रिकवरी है 2015 में 4 क्वार्टर की, वो 23.20। अब कह रहा है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ रिकवरी। तो उस केस में कैसे निकालना होगा? एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ रिकवरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी डी सीजनलाइज एवरेज वैल्यू दे रखी होगी, जैसे यहाँ 23.20 दे रखी है, उसको हम एप्रोप्रिएट सीजनल इंडेक्स से इनटू कर देंगे। ओके, उसको हम एप्रोप्रिएट सीजनल इंडेक्स से इनटू करके डिवाइड बाई 100। तो यहाँ ये देखिए कि इसमें जो डी सीजनल एवरेज वैल्यू 23.20 और एप्रोप्रिएट सीजनल इंडेक्स 87.75 कैसे आया? ये आपने निकाला है, दिस वन। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं फोर्थ क्वार्टर का 87.75 यहाँ आपने निकाला है। थोड़ा और पीछे आते, ये देखिए आपका जो फोर्थ क्वार्टर का एडजस्टेड सीजनल इंडेक्स आया था 87.75 आया। अब आपने 87.75 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में किसकी बात करता है? एवरेज रिकवरी इन द फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जो डी सीजनलाइज्ड एवरेज वैल्यू है उसको इनटू करेंगे आपका जो इंडिसेस आया है 87.75 डिवाइड बाय 100, तो जो 20.36 आएगा। Hence, the branch manager can expect a recovery of rupees 20.26 in the fourth quarter of the year. समझ में आया? तो इसी तरीके से जो हमने पीछे किया है वहाँ हम डीसीजनलाइज्ड एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। वहाँ हमें एक्सपेक्टेड दे रखा है, डीसीजनल एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हमने वहाँ क्या करा है कि डीसीजनलाइज्ड एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जो आपको एक्सपेक्ट वैल्यू दे रखी है 15, तो अब देखो वहाँ क्या हो रहा था कि अगर आपको एक्सपेक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप इनटू कर रहे थे, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 76.48 क्या है आपका जो एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस आया है फर्स्ट क्वार्टर का। फर्स्ट क्वार्टर का इतना आया है, सेकंड का इतना, ठीक है। तो 5 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपसे किसी भी ईयर का क्वार्टर देख करके आपसे पूछ सकता है कि इसका डी सीजनलाइज वैल्यू क्या होगी। ओके, या एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। वो 5 क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताइए थर्ड क्वार्टर की डी सीजनलाइज्ड वैल्यू ऑफ ओरिजिनल रिकवरी क्या होगी ऑफ द ईयर 2013, तो अपने को क्या देखना है कि भाई 2013 में थर्ड क्वार्टर का वैल्यू था क्या। 2013 में अगर आप देखें तो थर्ड क्वार्टर का वैल्यू था 35, ठीक है। तो अपने को क्या करना है 35 डिवाइडेड बाई 132.21 जो हमारा सीजनल इंडिसेस आया इनटू 100, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका डीसीजनल वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहली बार में तो आपको हो सकता है ये क्वेश्चन टिपिकल लगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको जनरलाइज वे में देखें तो इतना है नहीं जितना पहली बार में लगता है। हाँ, चूँकि इसका नाम ही मूविंग एवरेज है तो एवरेज का बहुत बड़ा खेल है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिकैप कर देता हूँ। अपने को क्या करना है कि पहले हमने एवरेज निकाला 4 का, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 लिए, एक छोड़ के फिर 4 लिए, तो उन सबको हमने एवरेज नहीं, पहले उनको टोटल करा, 4 करके टोटल करा। उसके बाद जो टोटल आ गया फिर हमने एवरेज निकाला, मतलब सिंपल सी बात है, जो टोटल आ गया 4 से डिवाइड करा। उसके बाद जो वैल्यू आई फिर उनका 2 करके प्लस करा, टोटल करा, और फिर वो जो वैल्यू है उसका एवरेज निकाला डिवाइड बाई 2 करके। ओके, यहाँ तक सही है। उसके बाद हम जो मतलब वो टी का वैल्यू आया और उसके बाद जो हम निकालेंगे वैल्यू मूविंग एवरेज, वो हम क्या करेंगे y इंटू टी, कि जो y की वैल्यू थी आप ये देख सकते हैं यहाँ, ये दिस वन, यहाँ तक आपने t का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद आपने क्या करा कि जो y की वैल्यू थी डिवाइड बाई टी इंटू 100,
तो ऐसे ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये अगर रेशियो टू मूविंग एवरेज आ गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, उसको पुट कर दीजिए, उनका टोटल ले लीजिए, फिर उसका एवरेज ले लीजिए, और उस वो जो टोटल करने के बाद एवरेज लेंगे, मॉडिफाइड एवरेजेस आ जाएगा। उन सभी मॉडिफाइड एवरेजेस को प्लस करोगे तो जो टोटल आएगा उस टोटल का भी एवरेज। तो यहाँ आप देख रहे हो बार बार एवरेज लेना पड़ रहा है। और देखो क्या है, चूँकि ये पहला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो चीज़ें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, लेकिन जब इसी पर बेस में कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको केस स्टडी करने को, तब आपको ज़्यादा बेहतर और क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो 5 क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ईयर दे करके वो पूछ सकता है। अब इसमें अगर मैं आपसे डी सीजनलाइज्ड वैल्यू पूछता हूँ, या अगर वो कहता है, या वो आप, या अभी तो देखिए आपको इसमें 3 इयर्स का दे रखा है, अदरवाइज तो क्वेश्चन में आता है, वो कहता है कि जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 2015 की, वो फोर्थ क्वार्टर की थी 25। तो बताइए डी सीजनलाइज वैल्यू क्या होगी। तो अपने को क्या करना है, 25 डिवाइड बाई 87.75 इंटू 100। अब ये कन्फ्यूजन मत लाइएगा कि 87.75 कहाँ से आया, वो हमारा ये है फर्स्ट क्वार्टर का जो हमारा इंडिसेस आया है, दिस वन 76.48, सेकंड का 103.56, थर्ड का 130, ये सेम रहेगा। तो जब आप गिवन नंबर को, एक्सपेक्टेड वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को अगर आप डिवाइडेड बाई करते हैं अप्रोप्रिएट सीजनल इंडेक्सेस से, और इसको परसेंटेज निकालते हैं, इंटू 100 करते हैं, तब जाकर के आपका आता है डी सीजनलाइज वैल्यू। ठीक है, दे रखा है नीचे, द वैल्यू रिफ्लेक्ट्स इन द ट्रेंड साइकिल एंड इरेगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज, बेस्ड ऑन दिस द ट्रेंड लाइन कैन बी कंपाउंडेड एंड यूज फॉर प्रेडिक्शन। इसी तरीके से इसका उलट अगर आपसे पूछ लिया जाता है एक्सपेक्टेड अमाउंट, तो अपने को क्या करना है कि जो डी सीजनलाइज्ड वैल्यू है उल्टा हो जाएगा, उसको डिवाइड कर दीजिए अप्रोप्रिएट सीजनल इंडेक्सेस से, दिस वन, और डिवाइड बाय 100, तो आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड अमाउंट। इसी पर 5 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। अगर एक बार आपको करना आ गया तो फिर आप आराम से 5 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरी रहता है, बिना हेजिटेशन के, कोई टैक्स नहीं लगेगा क्वेरी पूछने में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कहीं ना कहीं मुझे बहुत डिमोटिवेट भी करती है, कि मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ, चीज़ों को और बेहतर से बेहतर वे में पढ़ करके आपको मैं आप तक चीज़ें पहुँचा रहा हूँ कि आपके लिए ईजी हो जाए, और आप लोगों से ये भी नहीं होता कि एटलीस्ट आपने वीडियो देखी तो जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट आप कमेंट कर सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको मोटिवेट और डिमोटिवेट करती हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, अपने विचार मुझ तक पहुंचाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो इट विल ऑल्सो हेल्प मी, इट विल मोटिवेट मी। लेकिन अगर आप कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे, तो ऐसे में मुझे लगता है कि यार लाइफ में और भी काम है, कहाँ ये फालतू में। तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आपके लिए चीज़ें और ईजी और बेहतर होती रहे, तो आपको थोड़ा हेल्प मेरी करनी पड़ेगी। एनीवे, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके लिए उधर जाइए या फिर आप ये परचेज़ करिए। मैं आपको बहुत ईजीली वे में आपको यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो थोड़ा तो मैं भी आपसे बदले में चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर साइक्लिकल वेरिएशन दे रखा है, जिसमें दे रखा है कि इन सम टाइम सीरीज देयर मे बी अ पीरियोडिक अप एंड डाउन मूवमेंट्स इन इकोनॉमिक डेटा, जिसे हम साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं। ओके, बिजनेस साइकिल। So these cycle are repeated at time intervals ranging from about 3 to 10 years. Cyclical variation help in formation of a business policy, estimation of future behavior, ideal of irregular fluctuation, etc. तो इसके बारे में बुक में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आपका इरेगुलर आ गया, तो ये साइक्लिकल वेरिएशन, इरेगुलर, मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। जो सेक्युलर ट्रेंड था और सीजनल, वो जो इम्पोर्टेंट थे, उसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इरेगुलर में देखिए, इट इंक्लूड्स अनयूजुअल डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, उस वजह से एकदम से इकोनॉमी हमारी वो हो गई डाउन, अचानक से आपदा जो आती है, जैसे डिजास्टर्स, स्ट्राइक्स, फ्लड्स, एटसेट्रा, दीज अनसिस्टमैटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल। ओके,
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आपने इन्जॉय किया होगा टाइम सीरीज़ के चैप्टर को, और मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही शॉर्ट में और ब्रीफ में आपको मैं इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आप तक पहुंचा सकूं। जो केस स्टडी इससे आ सकती है, आती है या आई थी, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, जिससे कि आप इसमें से अपने 5 मार्क्स सुनिश्चित कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और आप लोगों ने इसे बहुत लाइक भी किया होगा, एंजॉय भी किया होगा। लेकिन फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने दिल की बात दिल में मत रखें, कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचाएँ। तो चलिए, आप सभी स्वस्थ रहिए और अपना और अपने परिवार का और अपनी सोसाइटी का ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलता हूँ। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।